हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 13वें चैप्टर आलेखों से परिचय इसकी पहली प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली में 7 प्रश्न है, सभी को इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न आलेख, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आलेख बना है, या आलेख यानी ग्राफ। इस आलेख में क्या है, ये क्या दर्शाता है? ये किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। यानी एक हॉस्पिटल में कोई रोगी है, कोई पेशेंट है, हर घंटे उसका तापमान, उसका बुखार कितना है, फीवर कितना है, ये नोट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हर एक घंटे में कोई नर्स है, उसका तापमान नोट कर रही है। तो उसका तापमान इस ग्राफ में इस तरह से आप देख सकते हैं, ग्राफ उस तापमान को दर्शाता है। अब आप ध्यान से समझिए थोड़ा सा, यानी देखो इस पर आधारित ये 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ये तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि ग्राफ को देखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। देखो माय डियर, ग्राफ में जो ये वाली रेखा है, जो क्षितिज रेखा हम जिसे कहते हैं, ये लेटी हुई रेखा, ये होता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर वाली रेखा ये वाली होती है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। एक्स अक्ष समय दर्शा रहा है, आप देख सकते हैं, और वाई अक्ष तापमान दर्शा रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे 9 बजे है, तो 9 बजे वाली पूरी लाइन ये है, पूरा ये 9 बजे वाली लाइन है, ये 10 बजे वाली लाइन है। इसका बीच में अगर हम देखेंगे तो ये 9:30 बजे वाली लाइन है, ये बीच वाली, इस तरह से। लेकिन यहां पर अब हमें देखना है कि ये जो बिंदु है ये क्या बताता है। तो देखो ये जो बिंदु है, इसमें क्या सूचना है, ये क्या इन्फॉर्मेशन है इस बिंदु में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समय देखने के लिए यहाँ देखेंगे, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ ये, और अगर हमें तापमान देखना हो तो ये देखेंगे इस तरफ। तो एक्स अक्ष की ओर अगर लाइन को हम खींचें तो वो बताएगा समय, और वाई अक्ष की ओर खींचेंगे तो वो बताएगा तापमान। तो अब यहाँ पर देखो कि ये तो 9 बजे है जब हमने नीचे खींचा, और इस तरफ क्या है, ये है 35:30, 35 और 36 के बीच में है ना, तो 35.5 डिग्री सेल्सियस ये है। ऐसे ही आप दूसरे बिंदु के लिए देख सकते हैं। तो ये जो बिंदु है इसकी कहानी क्या है कि इसमें एक तो 10 बजे हैं, उसके लिए नीचे की तरफ हम लाइन ड्रॉ करेंगे या ऐसा देखेंगे, और वाई अक्ष में जब आप देखें तो यहाँ पर 36 दिख रहा है, यानी 10 बजे तापमान कितना है, 36 डिग्री सेल्सियस। समझ गए ना आप। 11 बजे, तो 11 बजे के लिए हम यहाँ देखते हैं, यहाँ कहाँ पर बना हुआ डॉट, ये बना हुआ बिंदु, इसके लिए हम अब ये देखो, तो यानी 11 बजे 39 डिग्री तापमान है। इस तरह से हम देखते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कभी हमें ये भी पूछा जाता है कि 9:30 बजे क्या है, फिर 10:30 बजे क्या है। उन पे अभी हम आएंगे, ठीक है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। खैर, बेसिक आइडिया आपको लग गया है। अब इन क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखो, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। 1 बजे दोपहर यानी ये इस समय तापमान क्या था। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम 1 बजे दोपहर की बात की है ना, तो 1 बजे वाली लाइन तो ये है, ये पूरी 1 बजे वाली लाइन है। लेकिन यहाँ गोला यानी बिंदु यानी डॉट कहाँ बना है, यहाँ पर बना है। तो इसके लिए देखो 1 बजे वाली बात है ना ये, तो तापमान देखने के लिए हम इधर देखेंगे। कितना है ये, क्या है ये है 36.5, 36.5 डिग्री सेल्सियस ये है। तो यानी 1 बजे दोपहर इतना तापमान है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे लिखेंगे। चलो बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। 38.5 डिग्री सेल्सियस, 38 ये है, 39 ये, तो 38.5 यानी 38.5 से बीच में हो गया ना ये वाला। तो इसके हिसाब से देखते हैं, 38.5 यहाँ पर है। लेकिन हमें ये बताना है कि इस समय यानी जब तापमान ये था तो समय क्या था उस समय। तो ध्यान से देखो, 38.5 वाली बिल यहाँ पे है ना, तो ये पूरी जो लाइन है ये 38.5 की है। अब ये देखो कि जो ग्राफ है कहाँ कहाँ पर इसने इस लाइन को काटा है। इस लाइन ने जो मैंने अभी ड्रॉ की है, देखो ये लाइन क्या बताता है, ये बताता है कि
तापमान 38.5। इस लाइन ने इस ग्राफ को कितनी जगह काटा है? तो 2 जगह काटा है, एक यहाँ पर काटा है, एक यहाँ पर काटा है। ध्यान से सुनो माय डियर मेरी बात को। अब देखो, वैसे तो इसका आंसर मैं सीधा आपको पहले बता ही देता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, ध्यान रखना। देखो, केवल क्वेश्चन अगर मुझे सीधे करवाने हो तो मैं करवा दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ें मुझे समझानी है डिटेल में, तो इसीलिए आपको ये ध्यान से अच्छे से देखना है, ठीक है। केवल सीधा आंसर निकालना, आंसर लिखना ही यही इस वीडियो का उद्देश्य नहीं है, आपको चीज़ें अच्छे से समझानी है। अब आप इन दोनों बिंदुओं को देखो, इन बिंदुओं को, यानी एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, इसको मैं P नाम दे देता हूँ, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। अगर आप बात करें Q की, तो जो Q पर है, यहाँ पर नर्स ने सचमुच उसका तापमान नोट किया, क्योंकि 12 बजे है, हर एक घंटे तापमान नोट किया जा रहा है ना, तो 12 बजे, तो 38.5 डिग्री जो तापमान था वो 12 बजे था। 12 बजे कितना, देखो ना, 12 बजे ये है, ये बिंदु यहाँ पर है ना, ये वाला कितना, ठीक 12 बजे 38.5 डिग्री तापमान है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस 12 बजे दोपहर था। ये तो हमारा आंसर आ गया है बिल्कुल। लेकिन मुझे एक और बात आपको बतानी है, ये जो लाइन है, ये लाइन, लाल वाली लाइन जो कि 38.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान बताती है, इसको 2 जगह काटती है। तो Q पे तो चलो हमें समझ आ गया, लेकिन यहाँ पर भी तो काटती है, ये है ना, यहाँ पर P पे भी तो काटा। अब आप खुद सोचो, 10 बजे तापमान पता किया गया, 10 बजे कितना था? 36 डिग्री था ना 10 बजे, ये 36 डिग्री था 10 बजे, ओके। 11 बजे 39 डिग्री, मतलब 36 था 10 बजे, 39 11 बजे। तो सोचो इनके बीच में एक समय ऐसा रहा, ऐसा तो पक्का रहा होगा ना, जिस समय 38.5 डिग्री रहा होगा तापमान। भाई सीधे 36 से उछल के तो इस पे नहीं जाएगा, तापमान तो सीधा ऐसे बढ़ता है ना। यानी एक पल बीच में ऐसा रहा होगा जब तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था, और वो ये P बिंदु है, P बिंदु। तो P बिंदु पे जो अगर हम समय देखें, तो समय P बिंदु पे अगर समय की बात करें तो यहाँ पे काट रहा है। देखो ये समय क्या है, खुद सोचो, ये 10 बजे है, ये 11 बजे है, बीच का अगर हम देखते हैं तो ये 10:30 है, ये 11:15 से भी थोड़ा सा आगे है, यानी ये है 10, लगभग 10:50, यानी लगभग 10:50 पर रोगी का तापमान 38.5 डिग्री था। यह अलग बात है, वहाँ पे चेक नहीं किया, नापा नहीं वहाँ पे, पर वहाँ कैसे पता चला? रुझान से पता चला। मतलब हमने ये सोचा कि भाई 10 बजे 36 डिग्री है, 11 बजे 39 डिग्री, तो इनको जो मिला रही है लाइन, ये इस तरह से, मतलब बीच में कोई ना कोई तो ऐसा टाइम रहा होगा ना जिस समय तापमान 38.5 डिग्री रहा होगा, वो समय ये है, लगभग ये समय मानकर चल रहे हैं ऐसा। ये इसको हम रुझान कहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पर तापमान एकदम कम हो गया, फिर अचानक से तापमान बढ़ गया हो, ये भी हो सकता है कि तापमान ऐसे रहा हो, ऐसे फिर ऐसे गया हो, है ना। कोई ज़रूरत थोड़ी कि बिल्कुल एक ही तरह से बढ़ा होगा, लेकिन हम ये रुझान देखते हैं कि 10 बजे चेक किया, 11 बजे चेक किया, उनके बीच में लगभग ये समय ऐसा है जब तापमान ये रहा होगा। जो मैं सब समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है क्या? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बिंदु है जहाँ पर सचमुच नापा है, वहाँ पे तो आसान है बताना कि भाई 12 बजे इतना तापमान था, लेकिन जहाँ पर ये लाइन बीच के आ जाती है, इसको रुझान कहते हैं। मतलब ये रुझान बताता है, मतलब कहते नहीं है ऐसे इस लाइन को, पर ये रुझान दर्शाता है कि ये बढ़ने का रुझान है। और रुझान से हमें ये पता चला कि बीच में एक पल ऐसा था 11:50 का जब तापमान इतना रहा होगा, ठीक है ना। अब रहा होगा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर ऐसा नापा नहीं है, वो हम एक रुझान की मदद से कह रहे हैं कि ये बढ़ रहा है इस तरह से, तो क्या, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है, ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। चलो अब सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान था। ये समय क्या क्या थे? तो रोगी का तापमान एक समान था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि तापमान तो ये वाली लाइन बता रहा है ना, तो अगर हम इस लाइन को देखें
तो यहाँ पर ये दो बिंदु आ रहे हैं, ये दो आप देख रहे हैं। तो ये जो दोनों बिंदु हैं ये एक ही तापमान दर्शाते हैं, क्योंकि ये इसी लाइन पर हैं। और ये लाइन क्या बता रही है? ये लाइन बता रही 36.5 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन कौन सा तापमान बता रही है? 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इन दो समय जो है, यानी नर्स ने 1 बजे चेक किया तो 36.5 डिग्री था तापमान, 2 बजे भी चेक किया तो भी तापमान उतना ही था। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 बजे दोपहर और 2 बजे दोपहर तापमान एक समान था। इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे, 1 बजे दोपहर और 2 बजे दोपहर रोगी का तापमान एक समान था। अगर आप चाहो तो वो एक समान तापमान कितना था वो भी लिख सकते हैं, 36.5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, चलो अब डी पार्ट। 1:30 बजे रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे? अब देखो 1:30 बजे की बात की है। देखो नर्स ने 1 बजे तापमान चेक किया, 2 बजे तापमान चेक किया, 1:30 बजे नहीं किया। ध्यान रखना 1:30 ये बीच का समय है, ये है 1:30 का। यहाँ पर तापमान चेक नहीं किया। तो फिर अगर पूछा जाए कि क्या तापमान रहा होगा तो कैसे पता चलेगा? तो फिर क्या करते हैं कि ये लाइन ऐसे हमने ड्रॉ की, इसको यहाँ पर काट रही है ना ये, इस ग्राफ को, तो हम फिर ये ऐसे चल देते हैं इस तरफ। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये तापमान था और ये है 36.5। तो हम लिखेंगे कि 1:30 बजे तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। अब यहाँ पे 36.5 डिग्री सेल्सियस ये था हम कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि रहा होगा। ओके, लेकिन उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, क्या था, तो हम भी उसी हिसाब से कह रहे हैं। लेकिन अगेन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि 1:30 बजे उसका तापमान, रोगी का तापमान नोट नहीं किया गया। ये हम कैसे कह रहे हैं? ये हम रुझान से कह रहे हैं कि 1 बजे दोपहर से 2 बजे दोपहर के बीच में जो ये है, इसके रुझान से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। और इस तरह से हम लिखेंगे 1 बजे से 2 बजे तक के अंतराल में रुझान से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में जो है, वैसे भी 1 बजे भी उतना तापमान था। 1 बजे कितना था? ये वाला तापमान 36.5 है ना ये। 2 बजे भी उतना ही तापमान था, 1 बजे जितना था उतना ही 2 बजे था। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि भाई, अब देखो आप किसी का तापमान चेक कर रहे हो, 1 बजे है 36.5, 2 बजे भी 36.5, तो आपको क्या लगा कि यार बीच में भी इतना रहा होगा? कोई ज़रूरी नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, हो सकता है कि तापमान ये रहा हो, या एकदम से वहाँ पे कम हो गया हो, या बीच में फिर एकदम बढ़ा हो, फिर यहाँ पे ये आ गया हो सकता है ऐसा रहा होगा। लेकिन हम ऐसा जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम 1 बजे किया, 2 बजे किया और ये लाइन बीच में ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और इससे में रुझान पता चलता है कि उस समय बढ़ रहा था, कम हो रहा था, क्या हो रहा था। तो वहाँ पर रुझान बिल्कुल एक समान तापमान का रुझान बता रहा है, यानी तापमान है ना भाई, जितना तापमान 1 बजे है उतना ही तापमान 2 बजे है। तो ये ऐसी रेखा इसलिए आ गई है। तो 1:30 बजे भी उतना ही तापमान था। क्लियर हो गया? अब ई पार्ट है, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है? तो बढ़ने का रुझान कहाँ दर्शाता है, सोचो ज़रा। तो ये बढ़ रहा है यहाँ पर, यानी 9 बजे से 10 बजे के बीच में तापमान बढ़ा, 10 से 11 के बीच में भी तापमान बढ़ा, और 2 से 3 के बीच में भी तापमान बढ़ा। तो ये जो समय अंतराल हैं इनमें बढ़ने का रुझान है, ग्राफ बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो इस तरह से हम अपना पूरा आंसर फ्रेम करेंगे कि प्रातः 9 बजे से प्रातः 10 बजे तक, यानी ये जो मैंने बताया था, प्रातः 10 बजे से प्रातः 11 बजे तक, यानी ये वाला, दोपहर 2 बजे से साढ़े 3 बजे तक, यानी ये वाला, इन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है। तो यहाँ पर तापमान बढ़ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। तो ये ग्राफ किस किस के बीच है? ये है वर्ष और बिक्री, करोड़ों में जो बिक्री है उसके बीच में ग्राफ है। ठीक है, 2002 में क्या था? 2002 में बिक्री कितनी हुई? 4 करोड़ हुई, है ना। ये 2002 और ये 4 करोड़। फिर 2003 में कितनी बिक्री हुई? 2003 है और ये है इतना, यानी 6 और 8 के बीच में हुआ 7 करोड़। इस तरह से हम ग्राफ देखते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये प्रश्न है, इनके उत्तर देते हैं। तो जो ए पार्ट है,
हमें बताना है 2002 में कितनी बिक्री हुई, 2006 में कितनी बिक्री हुई। 2002 के लिए ये देखो, इस तरह से हम देखेंगे 2002। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या बता रहा है कि 2002 के लिए हम नीचे देखेंगे। और ये तो जब भी आपको किसी का देखना है ना, जैसे 2002 का, 2003, कैसे भी लाइन ऊपर खींच दो, बिल्कुल उससे ऊपर चले जाओ ऐसे, और देखो ग्राफ कहाँ पर कट रहा है। तो ग्राफ तो यहीं पर कट रहा है, ये जहाँ पर कटता है वहाँ से आप ये वाई अक्ष की ओर चले जाओ। ये एक्स है, ये वाई है, तो ये 4 आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे कि वर्ष 2001 में 4 करोड़ की बिक्री, और 2006 में कितनी बिक्री हुई, 2006 है यहाँ पर, यानी ये ऐसे 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे, वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई, और एक मिनट इसको सेकंड पार्ट दे देते हैं। वर्ष 2006 में 8 करोड़ की बिक्री हुई, ठीक है। बी पार्ट क्या है, 2003 में 2005 में कितनी बिक्री हुई। 2003 ये है, 2003 के लिए ये ऊपर देखेंगे 3000 से, यहाँ पर हमें ये मिल गया है। तो अब यहाँ से ये वाई अक्ष की ओर चले जाओ, ये है। अब देखो ये 6 और 8 के बीच में, तो 6 और 8 के बीच में 7 हो गया ना, इस तरह से। 2005 है ये, 2005 में कितनी बिक्री हुई, उसके लिए यहाँ से ये देखते हैं, तो 10 है, 10 करोड़ की। तो हम लिखेंगे 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई, और 2005 में 10 करोड़ की बिक्री हुई, ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आंसर सी। 2002 तथा 2006 में बिक्रियों में कितना अंतर था। तो 2002 में बिक्री हुई 4 करोड़, ठीक है। अच्छा, 2006 में 2006 है 8 करोड़, तो अंतर 4 करोड़ का हो गया ना। 8 करोड़ में से 4 करोड़ माइनस करो, तो हम लिखेंगे इस तरह से कि 2002 में बिक्री, तो इस तरह से लिख दिया, 2002 में बिक्री 4 करोड़, 2006 में बिक्री 8 करोड़। इनका अंतर क्या है, तो अंतर के लिए हम 8 करोड़ में से 4 करोड़ को घटा देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 4 करोड़। डी पार्ट है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। 2004 से 2005 के अंतराल में सबसे अधिक अंतर है। 2004 में बिक्री कितनी थी, 6 करोड़, और 2005 में 10 करोड़। तो ये 4 करोड़ का अंतर है यहाँ पर, जो कि सबसे अधिक है, ठीक है ना। बाकी देखो 2002 से 3 तक कितना अंतर है। 2002 में 4 करोड़ बिक्री हुई, 2003 में 7 करोड़, तो 3 करोड़ का अंतर है। सबसे ज़्यादा अंतर यही है, 4 करोड़ का। तो हम लिखेंगे कि 2004 से 2005 के अंतराल में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए। समान प्रयोगशाला परिस्थिति मतलब कि वहाँ का तापमान एक जैसा था, एक जैसे मौसम में 2 पौधे उगाए गए एक साथ। 3 सप्ताह में उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ बना है और 2 पेड़ हैं। तो यहाँ पे तो शुरुआत की, ये प्रारंभ है, ठीक है। यहाँ पर 1 सप्ताह में आप देख सकते हैं कि जो पहला पौधा है वो पौधा ए डॉट 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 बता रहा है, और जो पौधा बी है वो पूरी गाढ़ी लाइन बता रहा है, ये ध्यान रखना। तो जो पौधा ए है वो शुरू में तो तेज़ी से बढ़ा, बाद में पौधे बी वाला शुरू में धीरे धीरे बढ़ा, आपने देखा होगा। फिर 2 सप्ताह में दोनों बराबर आ गए, लेकिन तीसरे सप्ताह जो शुरू में धीरे बढ़ रहा था पौधा बी, वो उससे तेज़ निकल गया, उससे आगे बढ़ गया, यानी उससे ज़्यादा ऊंचा हो गया 3 सप्ताह के बाद। ये सब इसकी कहानी है, आप देख सकते हैं कितने सेंटीमीटर ऊंचा है, यहाँ पर लिखा है। ये सब यहाँ पर ये सेंटीमीटर है, ठीक है। वाई अक्ष सेंटीमीटर में ऊंचाई बता रहा है, और एक्स अक्ष समय बता रहा है कि कितने सप्ताह के बाद ये हुआ है। अब एक एक करके इनको हल करते हैं। ए क्या है, क्या कहता है, 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो पौधा ए है, डॉट 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 वाला ए है, ठीक है। तो 2 सप्ताह के बाद आप देख सकते हैं 2 सप्ताह ये है, यहाँ पर ये देखो ऊंचाई के लिए हम ये देखेंगे वाई अक्ष, यहाँ तक जाएंगे हम। 6 और 7 के बीच, 6 और 8 के बीच में है 7,
तो 7 सेंटीमीटर थी। तो हम लिखेंगे कि 2 सप्ताह के बाद 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह की अगर हम बात करें तो पौधा ए ये डॉट वाला है, ठीक है ना, ध्यान रखना डॉट वाला पौधा ए है, ये बन जाता है इतना, ये 9 है, ठीक है, 8 9 10 इस तरह से 8 और 10 के बीच में 9 है। तो हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया है कि 2 सप्ताह के बाद पौधे ए की ऊंचाई, ये भी ए है, पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, और 3 सप्ताह के बाद पौधा जो ए है वो 9 सेंटीमीटर का हो जाता है। बी पार्ट, अब ऐसे ही 2 सप्ताह और 3 सप्ताह के बाद इस बारी बी की ऊंचाई पूछी है, तो बी का मतलब है जो ये वाला है, ठीक है ना, यानी जो ये पौधा है ये गया, फिर ये गया, है ना, ये गया, फिर ये वाला इधर गया, फिर ये वाला, ये है पौधा बी, ये वाला है, ध्यान रखना। तो इसका 2 सप्ताह के बाद का सीन देखें तो 2 सप्ताह तो ये है, दूसरे सप्ताह दोनों की ऊंचाई बराबर थी, 2 सप्ताह के बाद मतलब 7 सेंटीमीटर। तीसरे सप्ताह ये पौधा बी, ध्यान रखना पौधा बी है ये डॉट वाला, ये 10 सेंटीमीटर का हो गया है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लिखेंगे कि 2 सप्ताह के बाद पौधा बी जो है उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ताह के बाद 10 सेंटीमीटर हो जाती है। और ये कैसा है ये मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो बी पार्ट हो चुका है, अब सी पार्ट पर बढ़ते हैं। तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो 2 सप्ताह से 3 सप्ताह के बीच वाला तीसरा सप्ताह है, मतलब ठीक है, यहाँ से यहाँ का समय अंतराल जो है वो तीसरा सप्ताह है, मतलब 2 सप्ताह पूरे होने के बाद पौधा ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी। तो आप देख सकते हैं पौधा ए जो था, ये पौधा ए 2 सप्ताह में 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ताह में पौधा ए 9 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ी तीसरे सप्ताह। तो हम लिखेंगे तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई में वृद्धि, कितनी वृद्धि हुई? तो 3 सप्ताह के बाद पौधा ए तो था 9 सेंटीमीटर का, 2 सप्ताह बाद क्या कितना का था? 7 सेंटीमीटर का। तो दोनों को हम माइनस कर देंगे, ये आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब डी देखो, दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी? तो अब सेम हमने बात बी के लिए बतानी है। तो बी की अगर हम देखें तो दूसरे सप्ताह के अंत का मतलब 2 सप्ताह यहीं पे, ठीक है, तो बी तो 7 था, तीसरे सप्ताह के अंत में बी है 10 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना बढ़ा? 3 सेंटीमीटर, 7 से 10 पहुंच गया। तो हम लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह के अंत से तीसरे सप्ताह के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई में वृद्धि। तो वही जो मैंने आपको बताया था कि तीसरे सप्ताह के अंत में तो 10 सेंटीमीटर हो गया, दूसरे सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर था, तो वृद्धि कितनी हुई? 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारे पास ये ई पार्ट है, किस सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी? देखो पौधा ए ये डॉट डॉट वाला है, ठीक है, तो पहले हफ्ते तो यानी एक हफ्ते में ये 2 सेंटीमीटर बढ़ा, तो ये 2 सेंटीमीटर इतना, दूसरे हफ्ते ये हो गया 7 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, ये 7 सेंटीमीटर का, तीसरे हफ्ते पौधे ए की बात हो रही है, ये अब 9 सेंटीमीटर का है ना, 3 हफ्ते में ये 9 सेंटीमीटर का है। तो सबसे ज़्यादा किस हफ्ते बढ़ा? आप सोचो, यहाँ 2 था, यहाँ 7 और यहाँ 9, तो मेरे ख्याल से हाँ देखो ना, दूसरे हफ्ते में सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो हम कहेंगे कि पौधा ए दूसरे सप्ताह सबसे ज़्यादा बढ़ा, और कितना बढ़ा? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे कि पौधा ए की ऊंचाई में दूसरे सप्ताह सबसे अधिक वृद्धि हुई, और कितनी वृद्धि हुई? 5 सेंटीमीटर की, यानी एक सप्ताह के अंत में 2 सेंटीमीटर था, 2 सप्ताह के अंत में 7 सेंटीमीटर हो गया, तो वृद्धि कितनी हुई? ये जो अंतर इन दोनों का है यानी 5 सेंटीमीटर की, है ना, 7 में से 2 गया 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये एफ वाला क्वेश्चन है, किस सप्ताह पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी? सबसे कम,
तो अब सोचो आप, यहाँ पर पौधा बी है। बी वाला कौन सा पौधा है? जो ये डार्क वाली लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये पौधा बी है। तो पौधे बी की अगर हम बात करें तो 1 सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ा, इतना। पौधा भी 2 सप्ताह में 7 सेंटीमीटर पहुंच गया, है ना। 2 सप्ताह में कितना पहुंचा? 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पहुंचा 3 सप्ताह में 10 सेंटीमीटर। तो सबसे कम वृद्धि तो पहले सप्ताह में हुई, केवल 1 सेंटीमीटर की। दूसरे सप्ताह ठीक बढ़ा, तो पहले सप्ताह सबसे कम वृद्धि हुई। आप समझ गए ना? यानी शुरुआत में तो कोई हाइट नहीं थी, 0। 1 सप्ताह में केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ा। हाँ, 2 सप्ताह में 7 सेंटीमीटर पहुंच गया, 3 सप्ताह में 10 सेंटीमीटर। तो सबसे कम पहले सप्ताह में वृद्धि हुई। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिखेंगे, पौधे बी की ऊंचाई में पहले सप्ताह सबसे कम वृद्धि हुई, और कितने की? 1 सेंटीमीटर की। अब हमारे पास तो ये हो गया एफ वाला पार्ट। अब जी वाला क्वेश्चन क्या है? क्या किसी सप्ताह दोनों पौधों की ऊंचाइयां समान थी? सोचो सोचो, बड़ा आसान है ये। हाँ, दूसरे सप्ताह के अंत में, यानी 2 सप्ताह जब पूरे हो गए, तो दोनों पौधे आप देख रहे हैं, आप देखो यहाँ पर, ये मैं मिटा रहा हूँ, दोनों पौधे यहाँ पर आके मिल चुके हैं। यानी इनकी जो दूसरे 2 सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ एक समान थी, और वो कितनी थी? 7 सेंटीमीटर। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि 2 सप्ताह के अंत में, यानी दूसरे सप्ताह के अंत में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ समान थी, 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा क्वेश्चन और इसके सभी आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न आलेख यानी ये जो ग्राफ है ये क्या दर्शाता है, देखते हैं। किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए पूर्वानुमानित तापमान तथा वास्तविक तापमान दर्शाता है। ओके, पूर्वानुमानित तापमान क्या होता है? देखो, ऐसा तापमान जो हम पहले से अनुमान करते हैं। आपने देखा होगा आजकल फ़ोन में ऐप होते हैं, जो ऐप ये बताते हैं कि आज तापमान इतना हो सकता है, कल इतना हो सकता है, परसों इतना होगा, इस तरह से। तो वो हम अनुमान लगा रहे हैं, पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं, इसको हम कहते हैं पूर्वानुमान। पूर्वानुमान करना यानी पूर्वानुमानित तापमान है वो। दूसरा है वास्तविक तापमान, यानी दूसरा जो सचमुच उस दिन तापमान हुआ है। कभी कभार होता है ना कि हम अनुमान लगाते हैं, हम का मतलब ऐप में जो ये मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जैसे आज 35 डिग्री तापमान होगा, लेकिन कभी कभार 30 डिग्री भी होता है, कभी सचमुच 35 भी होता है, कभी 38 हो जाता है, कभी 40। यानी एक्चुअल जो सचमुच का तापमान होता है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो इसी की बात यहाँ पर की है, यही ग्राफ बना है। तो यहाँ पर जो ग्राफ है, एक तो डॉट 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 करके है, ये है जो पूर्वानुमानित तापमान है, पहले से जो अनुमान लगा रखा है। और जो ये डार्क लाइन में है इस तरह से बोर्ड में, ये है वास्तविक तापमान, है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं ना कि जैसे सोमवार को जो अनुमान लगाया वो 15 लगाया, लेकिन जो सचमुच का तापमान था वो उससे ज़्यादा था। मंगलवार को दोनों एक जैसे थे, यानी जितना अनुमान लगाया कि ये तापमान होगा उतना ही हुआ। तो इस तरह से ये है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था? दोनों समान थे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से मिलते हैं, एक तो ये है यहाँ पर मिल रहे हैं, दूसरा यहाँ पर है और मिल रहे हैं, हाँ यहाँ पर भी तो है। तो यानी एक मंगलवार में तापमान दोनों का मतलब जो पूर्वानुमानित तापमान और सचमुच का तापमान, वास्तविक तापमान, दोनों बराबर, दोनों ही एक जैसे थे। शुक्रवार को भी ऐसा हुआ कि जो अनुमान लगाया गया वही तापमान हुआ, और रविवार को भी ऐसी परिस्थिति थी। तो हम लिखेंगे कि मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को पूर्वानुमानित तापमान व वास्तविक तापमान समान था। तो ये हमने अपना आंसर लिख दिया है। बी पार्ट है, सप्ताह में पूर्वानुमानित अधिकतम तापमान क्या था? यानी ऐसा कौन सा दिन था जिसमें पहले से जो तापमान अनुमान किया गया वो अधिकतम था। तो उसके लिए हमें केवल ये जो डॉट डॉट वाली रेखा है,
पूर्वानुमानित के लिए ये डॉट वाली रेखा है ना, पूर्वानुमानित तापमान, बस इसको देखो आप। तो यहाँ पर ये देखो, तो इसमें सबसे अधिकतम कहाँ पर आ रहा है? अधिकतम का मतलब क्या है? ये तापमान, ये देखो ना, ये जो y अक्ष है ये तापमान बता रहा है। तो आप सोचो, सोमवार को क्या तापमान अनुमान किया गया? तो 15 डिग्री ये हो गया। मंगलवार को ये 20 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को 25 डिग्री, इस तरह से है ना। ये जो डॉट डॉट वाली लाइन रेखा है हमें बस ये देखनी है। तो अधिकतम आप देखो, रविवार को अधिकतम तापमान अनुमान किया गया। तो हम लिखेंगे रविवार को पूर्वानुमानित तापमान अधिकतम था। हो गया। अब हम सी पार्ट करेंगे। सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था? अब आप देखो, वास्तविक देखना, यानी ये जो गाढ़ी रेखा है ये वाली रेखा हमें देखनी है, ठीक है। वास्तविक के लिए ये रेखा जा रही है, ये वाली रेखा। तो क्वेश्चन है कि न्यूनतम कब है? तो सबसे कम जो है, देखो सोमवार को तो 15 और 20 के बीच में, यानी 17.5 ये है। मंगलवार को तो 20 है। सबसे कम यहाँ है, आप देखो बृहस्पतिवार और शुक्रवार में जो ये देखो, ये है ना गाढ़ी रेखा, यानी वास्तविक तापमान सबसे कम था। तो हम लिखेंगे कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वास्तविक तापमान न्यूनतम था। तो इस तरह से अपना आंसर लिखेंगे। अगर ये पूछा जाए, अगर या फिर ये बताना चाहते हो कि वो न्यूनतम तापमान कितना था, तो उसके लिए आपको ये देखना होगा। तो आप लिखोगे कि वो न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस ये था, ठीक है। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वास्तविक न्यूनतम तापमान। अब डी पार्ट देखो, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था? दोनों में सबसे ज़्यादा अंतर। तो देखो, अब हमें ध्यान से यहाँ पर देखना है। सोमवार की बात करते हैं, यहाँ अंतर कितना है? तो अंतर बस इतना है, देखो ना, यानी इतना अंतर। ये जो तापमान है ये अनुमान किया गया 15, और ये वाला यानी ये 17.5 है, यानी केवल 2.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। मंगलवार को तो कोई अंतर ही नहीं था, जितना अनुमान किया गया उतना वास्तविक था। बुधवार की अगर हम बात करें तो अंतर इतना था, यानी अनुमान किया गया 25, जो डॉट डॉट वाली रेखा है वो देखो, और वास्तविक में 30 था। तो अंतर है यहाँ पर 5 का। बृहस्पतिवार की अगर हम बात करें तो ये अंतर देखो अब इतना है, यानी 20 और 25 के बीच में कितना है? ये 22.5 होता है ना, 20 और 25 के बीच 22.5 तो अनुमान किया गया था, सचमुच 15 का था, यानी यहाँ पे अंतर है 7.5 का। शुक्रवार को भी कोई अंतर नहीं था, जितना अनुमान किया गया उतना सचमुच का तापमान था। शनिवार को इतना अंतर, यानी 30 अनुमान किया गया, 25 सचमुच था, 5 का अंतर है ये। और रविवार को भी कोई अंतर नहीं था, ये 5 का अंतर है, ठीक है। रविवार को कोई अंतर नहीं था। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक अंतर बृहस्पतिवार को था। तो हम लिखेंगे कि बृहस्पतिवार को वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सर्वाधिक था। इस तरह से अपना आंसर हम लिखेंगे कि बृहस्पतिवार को पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान में अंतर सर्वाधिक था। और वो कितना अंतर था? 7.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर था। क्लियर, समझ आ गया आपको ये क्वेश्चन? ओके। पांचवा प्रश्न ये है, यहाँ पर हमें एक ग्राफ बनाना है, रैखिक आलेख हमें बनाना है, और ये 2 प्रश्न है, ठीक है। मतलब ये है कि एक ग्राफ हमें इसका अलग बनाना है और इसका अलग बनाना है। तो एक एक करके दोनों बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक x अक्ष और एक y अक्ष खींचते हैं। तो यहाँ पर ये हमने खींचा x अक्ष में हम वर्षों को दर्शाएंगे और y अक्ष में हम दिनों को दर्शाएंगे। तो ये है क्या? वैसे पहला वाला ग्राफ जो हमें बनाना है, विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। तो कोई नगर है, किसी नगर को इन्होंने चूज़ कर लिया है और ये देखा कि किसी वर्ष में कितना हिमपात हुआ है। तो 2003 में 8 बार वहाँ बर्फ़ गिरी, 2004 में 10 बार, 2005 में 5 बार, 2006 में 12 बार, इस तरह से ये है ना। तो ये हिमपात कितना हुआ है, स्नोफॉल। और तो एक x अक्ष बनाते हैं, ये x अक्ष है, और दूसरा y अक्ष होता है। ये हो गया, ये y अक्ष है। x अक्ष पर हम वर्षों को दर्शाएंगे
तो यहाँ पर ये है 2003, मैं तिरछा लिख रहा हूँ, सीधा भी लिख सकता हूँ, पर कभी कभार जगह कम होती है तो तिरछा लिखना पड़ता है। 2003, ये 2004, 2005, 2006, ठीक है, इतना ही है, 4 उसका बताना है। और अब देखो ये हमने लिख दिया, अब और यहाँ पर ये लिख देते हैं वर्ष। यहाँ पर हम दिन लिख रहे हैं वाई में, वाई अक्ष में, ओके। अब दिन किस तरह से लिखे तो ध्यान रखना, ये जो 8, 10, 5, 12 हैं, ऐसे आप मत लिख देना 8, 10, 5, 12 नहीं। यहाँ पर हम समान अंतराल में ऐसे नंबर लिखेंगे जिसमें सारे कवर हो जाए। सारे कवर होने का मतलब है यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 सबसे बड़ी संख्या है ना, तो 12 भी कवर हो जाए, ये 5 कवर हो जाए, ये सभी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना। आप चाहो तो एक और आगे लिख सकते हो, 1, 2 और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 14, 16 करके अगर आप और लंबा ग्राफ बनाना चाहो, मेरे कहने का मतलब है कि इसको आप और आगे एक्सटेंड, मतलब ये ऐसा जैसे ये 14 हो गया, 16, इवन इस तरह से बना सकते हो। नहीं भी बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, 12 तक तो है ना जो हमें चाहिए। खैर, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, बिंदु लगाने हैं। 2003 में 8, तो 8 कहाँ पर है, ये है। अच्छा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ये हमने लिख दिया 3, ये 6, ये 9, ये 12, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम होती है। अगर मान लो कि आपने ये 3 और ये 6 लिखा है, तो आपको अगर मान लो 4 लिखना है तो कहाँ पे लिखोगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप 2, 4, 6 इस तरह से लिखें, है ना, जिसमें ये सभी नंबर आप आराम से मार्क कर सकें। 2003 में है 8, 8 है यहाँ पर। 2004 में है 10, है ना, 2004, तो 2004 ये देखो यहाँ, और देखो 10 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, इस तरह से ये, तो ये बिंदु हम लगा देंगे, तो यानी यहाँ पर बिंदु लग रहा है। 2005 में 5, अच्छा 5 कहाँ पर है, 2005 तो ये है, चलो ठीक है ना, पर 5 कहाँ पर है, 5 दिन जो है, 5 दिन बर्फबारी हुई, तो 4 और 6 के बीच में 5 आएगा ना, ये यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मिलेंगे, ये बिंदु है। समझ आ गया। फिर है 2006 में 12, 2006 में 12 ये है ना, 2006 ये है। और अगर आप दिन देखना चाहें तो ये वाई अक्ष पर दिन है, इस तरह से, है ना, वाई अक्ष पर दिन है ये। अब हमने इनको आपस में मिलाना है, तो ये हो गया इस तरह से, ये ऐसे, ये, और ये रेखा आलेख इसका बन चुका है। समझ आ गया। बी पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न। वर्ष हैं कि विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या हज़ारों में, यानी 2003 में पुरुष 12,000 थे, स्त्रियाँ 11.3 हज़ार। फिर 2004 में ये सब संख्या है, 5 में ये, इस तरह से, ओके। अच्छा, तो इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। देखो ग्राफ में दर्शाना थोड़ा इसको चैलेंजिंग होगा, चुनौतीपूर्ण होगा। कैसे, देखिए, एक्स अक्ष तो दर्शाता है वर्षों को, कोई दिक्कत नहीं, वर्षों में हमने 2003, 4, 5, 6, 7 यही सब लिखने हैं। वाई अक्ष जो है, इसमें हमें दर्शाना है संख्या को, पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। अब यहाँ पर ऐसा है, देखो यहाँ देखो 12 है, 12.5 है, 13 है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि 2 करो, फिर 4 करो, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने संख्याएं यहाँ पर हैं वो सारी की सारी 11 से लेके 13, 14 के बीच में समा रखी हैं, सारी बस इतने ही हिस्से में समाई हैं। उनको यहाँ पर, अब सोचो 13.2 कितना मुश्किल होगा यहाँ पे मार्क करना, तो हम ये नंबर नहीं लिखेंगे।
एक काम करते हैं, तरीका देखो, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर देखो 11.3 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर 13.6। अब देखो कि इनमें कितना अंतर है, 11.3 13.6। तो अगर हम शुरुआत करते हैं 11 से, 11.2 से भी शुरुआत कर सकते हैं, फिर 11.4, 11 नहीं पहुंच पाएंगे ना पूरे, 13.6 तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें नंबर और लेने होंगे थोड़ा सा, कैसे 11, 11.4, 11.8, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14। बस इसके आगे की ज़रूरत नहीं है हमें, ये हम ले सकते हैं। ये अलग बात है कि इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर सभी अंक सभी को रखना। खैर रखते हैं। देखो यहाँ पे ये तो हो गए वर्ष 2003, 2007 तक है ना, ठीक है। अब देखो पुरुषों की संख्या को पहले हमने अलग ग्राफ में दर्शाना है, जिसको हम डॉट 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 करके लेंगे, और स्त्रियों की संख्या को हम ऐसे करके कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि बाद में लिख देंगे, चलो ठीक है, कि डॉट 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 पुरुषों के लिए है। अच्छा अब यहाँ पर देखो 2003 में पुरुष 12 हैं, 12,000 मतलब 2003 में 12, तो ये डॉट लग गया, ठीक है। 2004 में 12.5 पुरुष हैं, परफेक्ट। 12.5 हज़ार में है। 2005 में 13 हैं, परफेक्ट। ये बढ़िया सा आ रहा है ना भाई। संख्या जो है, जनसंख्या, ये हज़ारों में है। ओके अच्छा, तो ये ना 12,000 इस तरह से। अच्छा 2006 में 13.2, 13 तो ये है, आप सोचो 13 ये है, 13.5 ये, तो 13.2 कहीं यहाँ पर होगा ना, ये यहाँ पर, तो यानी ये हो गया है, ये हो ना, ये ऐसे और ये ऐसे। तो 2006 में 13.2 हज़ार हैं, ये हो गया। 2007 में 13.5, परफेक्ट हो गया ये। अब इनको हमने ज्वाइन करना है, तो हम डॉट वाली रेखा खींचेंगे इन्हें ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो हमने कर दिया है ड्रॉप। अब स्त्रियों की संख्या देखो, 2003 में 11.3 हज़ार, तो देखो 11 ये है, 11.5 है, तो 11.3 कहाँ पे होगा, ये 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 इस तरह से है ना। तो यहाँ पर आ जाता है थोड़ा ये इधर, परफेक्ट। फिर 11.9 है 2004 में, तो देखो 11.5 ये है और 12 ये है, तो इनकी इससे थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ पर है ना, यानी ये ऐसे है ना, ये ऐसे और ऐसे नीचे देखो 2004 और इधर 11.9। फिर 2005 13, तो ये आ गया 13, परफेक्ट। फिर 13.6 2006 में 13.6, यानी 13.5 से भी ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर आएगा ना, इसकी सीध में आएगा ये। फिर है 12.8, यानी 12.8 है 13 और इसके बीच में, यानी यहाँ पर आएगा कहीं 12.8 है ना। 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, हाँ यहाँ पर आएगा।
तो इसकी सीध अगर हम देखें तो यहाँ पे पड़ रही है ना, ये हो गया है। तो इनको ज्वाइन करते हैं। अब ये पूरी बोर्ड लाइन से हम खींचेंगे। मैं तो रेड एंड ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको देखने में ईजी रहे। आप नहीं करेंगे, ठीक है इसे। तो ये हो गया है। और अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कि जो डॉट डॉट है ये पुरुषों की संख्या और जो बोल्ड लाइन है ये मतलब डार्क लाइन, ये है स्त्रियों की संख्या। ठीक है, ये ग्राफ बन चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 8 बजे से चलना शुरू किया, उसके बाद 9 बजे इस तरह से आलेख बना दिया। तो 9 बजे जो है वो इधर ये है, एक मिनट, ये बिंदु 9 बजे इस तरफ, और अगर हम इधर देखें तो 10 है। इसका मतलब ये है कि 9 बजे तक, यानी 8 बजे से चलना शुरू किया 9 बजे तक, 1 घंटे में वो व्यक्ति 10 किलोमीटर चल चुका है, 10 किलोमीटर टोटल। फिर अगर 10 बजे तक की बात करें, यानी पूरे 2 घंटे में 16 किलोमीटर तक चल चुका है। इस तरह से ये है, ठीक है। प्रश्न यहाँ पर है, उनका हमें उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप देखें, एक्स अक्ष पर समय के लिए अगर आप देखें तो हर 4 खानों के बाद एक घंटा आगे बढ़ता है। यहाँ भी 9 बजे से 10 बजे देखें तो 1 2 3 4 खानों के बाद 1 घंटा आगे बढ़ता है। तो हम कहेंगे कि जो पैमाना यूज़ किया गया है यहाँ पे वो है 4 इकाई बराबर 1 घंटा। ओके, एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए ये पैमाना प्रयोग किया गया। बी, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया, तो आप देख सकते हैं लास्ट बिंदु ये यहाँ पर है ना, तो ये समय यहाँ पर है। अब आप सोचो, ये है 11 बजे, 11 बजे से 12 बजे के बीच की बात है, तो ये 11:30 बजे है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो 4 इकाई 1 घंटा है ना, तो 1 इकाई क्या हो गई, 1 इकाई हो गई 1/4 घंटा, यानी 15 मिनट। एक इकाई। तो यहाँ पर देखिए 11 बजे से अगर आप आगे देखें तो 2 इकाई और आगे बढ़ रही है ना, तो यानी 2 इकाई कितनी हो गई, 15 × 2 यानी 30 मिनट। तो इसीलिए कुल यात्रा में कितना समय लगा, तो आप देखो 1 घंटा ये हुआ, 2 घंटा ये हुआ, 3 घंटा ये हुआ और 30 मिनट और। कुल यात्रा में लिया गया समय 3 घंटा 30 मिनट, है ना। यानी यहाँ से चलना शुरू किया, 1 घंटा ये हुआ, 2 घंटे ये हुए, 3 घंटे ये हुए और आधा घंटा एक और ये हुआ, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न, व्यापारी के स्थान की नगर से कितनी दूरी है। तो ये अंतिम समय है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये लास्ट बिंदु ये लगाया। दूरी की अगर बात करें तो ये 22 हो रहा है ना। यानी देखो ये जो y अक्ष है ये दूरी बता रहा है, ये अक्ष समय बता रहा है, ये वाला। तो जब दूरी की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे हम, तो अंतिम, तो यहाँ से चलना शुरू किया, 0 पे था ये, है ना, 0 2 4 6 इस तरह से। तो ये 0 से और कुल 22 किलोमीटर। तो यानी व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी 22 किलोमीटर है।
है ना। व्यापारी के स्थान, व्यापारी कौन है? व्यापारी वो व्यक्ति है जिससे डाकिया एक पार्सल पहुंचाता है। तो उसके स्थान की नगर से दूरी, जहाँ पर ये नगर है जहाँ से चलना शुरू किया, वहाँ से दूरी 22 किलोमीटर है। अब चौथा प्रश्न, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका? रास्ते में कहीं रुकने का मतलब है कि दूरी नहीं बदली, यानी दूरियाँ एक समान थी। कहाँ पे? तो अगर आप यहाँ पर देखें, बहुत ही अच्छा ग्राफ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ इस बिंदु पर देखें तो डाकिया कितना दूर है? 16 किलोमीटर है। इस वाले बिंदु को देखें तो भी तो 16 किलोमीटर है। यानी यहाँ से और यहाँ तक, तो ये है 10 बजे से 10:30 बजे तक व्यापारी डाकिया रास्ते में रुका। ठीक है ना। 10 बजे प्रातः से 10:30 बजे प्रातः तक डाकिया रास्ते में रुका। तो ये हो गया है। और ये आप देख सकते हैं ना, दोनों क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन में जा रहे हैं। पर यहाँ तक भी 16 किलोमीटर था और यहाँ तक भी 16 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं। तो यानी इस बीच में दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन कब नहीं होगा? जब वो एक जगह पे बैठा रहेगा, तो उस समय यानी वहाँ पे डाकिया रुका। अब ई देखो, किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी? सबसे अधिक चाल, ये कैसे पता चलेगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक चाल का मतलब ये है कि उस घंटे, उस अंतराल, मतलब हर एक घंटे की बात की जा रही है, तो उस घंटे सबसे ज़्यादा दूरी तय की। अब आप देखो 8 बजे से 9 बजे तक की अगर बीच की बात करें, कितनी दूरी तय की? 8 बजे तो कोई दूरी नहीं थी, 9 बजे दूरी थी 10 किलोमीटर। यानी इस एक घंटे में कितनी दूरी तय की? 10 किलोमीटर। ध्यान रखना, है ना। अब 9 बजे से 10 बजे तक की बात करते हैं। 9 बजे था 10 किलोमीटर, 10 बजे है 16 किलोमीटर। तो इस एक घंटे में कितनी दूरी तय हुई? इस एक घंटे में हुई 6 किलोमीटर दूरी तय। अगर हम बात करें 10 बजे से 11 बजे तक की, 10 से 11 बजे तो ये है, ठीक है ना। 10 से 10:30 तक भी कोई दूरी तय नहीं हुई, तो यहाँ तो आराम किया, ठीक है। 10:30 से ये 10:30 है और ये 11:30 है, कितनी दूरी तय हुई? तो यहाँ थी 16, यहाँ थी 22, 6 किलोमीटर। नहीं, सबसे ज़्यादा कब है? 8 बजे से 9 बजे तक। तो हम कहेंगे कि 8 बजे से 9 बजे तक डाकिया की चाल सबसे अधिक थी, क्योंकि इसमें सबसे अधिक दूरी तय की। तो इस तरह से हम अपना आंसर लिख देंगे, 8 बजे प्रातः से 9 बजे प्रातः तक डाकिया की चाल सबसे अधिक थी, क्योंकि इस अंतराल में डाकिया ने सबसे अधिक दूरी तय की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव हैं? तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। कौन सा आलेख संभव है? संभव का मतलब देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपनी जगह पे रुकी नहीं रह सकती, ठीक है ना। जैसे समय है, समय हमेशा और हमेशा आगे बढ़ेगा। समय ये नहीं हो सकता कि अपनी जगह पर रुका रहे, है ना। इस तरह से कोई भी चीज़ इस तरह से आपको लगे कि ये तो कम नहीं हो सकती है। अब देखो, पहले ग्राफ में देखो, ये ग्राफ बिल्कुल संभव है। ये ग्राफ ये है, यानी ये दर्शा रहा है कि देखो ये समय है, तो समय आगे बढ़ रहा है तो तापमान भी आगे बढ़ रहा है। यानी अगर आप किसी बिंदु पे देखें, इस बिंदु पर देखें, तो यहाँ पे समय ये था, तापमान ये था। थोड़ा सा और आगे अगर देखें तो समय बढ़ गया है, तापमान भी आगे बढ़ गया है। दोनों चीज़ें संभव है, तो यानी ये संभव है। दूसरा वाला, इसमें देखो, इस क्षण यहाँ पर ये समय था और ये तापमान था, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें
तो ये समय है। तो समय देखो, ध्यान रखना, पहले समय ये था, अब समय ये है, तो समय आगे जा रहा है, लेकिन तापमान इसका कम हो रहा है। पर वो संभव है, तापमान कम हो सकता है, कोई चीज़ पहले गर्म थी अब ठंडी हो रही है, तो पॉसिबल है, संभव है, ठीक है ना। तो ये भी संभव है। अब तीसरा देखो, तीसरा अगर हम इस ग्राफ पर देखें तो ग्राफ पर कोई दो बिंदु बना देते हैं, एक यहाँ पर, तो यहाँ पर ये समय था और ये तापमान, ठीक है। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी वही समय है, तापमान बढ़ गया है। तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम कहेंगे कि 3 संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ यह ग्राफ समय को स्थिर बता रहा है, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि जो तीसरा वाला है यह संभव नहीं है, क्योंकि यह आलेख समय को स्थिर दर्शा रहा है, जो कि संभव नहीं है। समय स्थिर कैसे हो सकता है। अब चौथे की बात करें तो एक बिंदु ये लो, एक बिंदु ये लो, यहाँ पर देखो ये समय था, कोई भी समय रहा होगा, मान लो 10 बज रहे हैं या कोई भी 10 मिनट हुए हैं, जो भी है। यहाँ पर ये तापमान है। दूसरा बिंदु, इसमें समय आगे बढ़ गया है ना, ये समय देखो आगे चला गया है, तापमान अभी भी सेम है, जो पहले था वही है। पर यह संभव है, तापमान एक जैसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है अभी किसी चीज़ का तापमान 35 डिग्री हो, थोड़ी देर में भी 35 डिग्री हो, वो तो बिल्कुल संभव है। हाँ, समय अपनी जगह पर नहीं रोका जा सकता, इसलिए समय अपनी जगह पर नहीं रुकता है, ठीक है ना, समय तो चलता रहता है, इसलिए ये ग्राफ संभव नहीं है तीसरा वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछना। चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।